इस ब्रिटिश ऑफिसर के एक ऑर्डर से ना जाने कितने बेगुनाह लोग मारे गए। और ये भारत में ऐसी कौन सी गलती करता है जिससे पूरा ब्रिटेन ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया था। और सरदार उधम सिंह ने हजारों अंग्रेजों के बीच जनरल ओडोयर को ही क्यों मारा। इन सभी बातों का जवाब आपको आगे इसी वीडियो में मिलेगा, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950 लागू करती है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंडियन को बिना किसी प्रूफ या बिना किसी चार्ज के जेल में डाल सकती थी। इस एक्ट के खिलाफ कई प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ब्रिटिशर्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद इस एक्ट को हटा लिया जाएगा। इसके बाद फरवरी 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट रोलेट एक्ट को पारित करती है। यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। यहाँ तक कि अखबारों की प्रिंटिंग और लोगों की भीड़ पर भी रोक लगाई गई। एक्चुअली इस एक्ट के पीछे ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस यही था कि वो कैसे भी करके इंडियंस की आवाज को दबाना चाहती थी। इस कानून के खिलाफ चारों तरफ प्रोटेस्ट होने लगे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया था। इस टाइम पर पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई थी। और फिर पंजाब में कुछ ऐसा होता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 9 अप्रैल 1919 के दिन हिंदू और मुस्लिम लोग एक यूनिटी के साथ रोड पर उतरे। दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस के दो बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। इसके दूसरे ही दिन यानी 10 अप्रैल 1919 को दोनों ही बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अपने लीडर्स को जेल में देख भारतीय लोगों ने उसी दिन एक मार्च निकाला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब देखकर काफी परेशान थी, इसीलिए उन्होंने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मार्शल लॉ ने वहां की कंडीशंस को और बिगाड़ दिया था, क्योंकि 2 दिन बाद बैसाखी का दिन था और लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा करने का डिसाइड करते हैं। एक्चुअली मार्शल लॉ में लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे। और देखते ही देखते 15,000 से भी ज्यादा लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। लेकिन इन लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो जलियांवाला बाग घूमने आए थे या फिर बैसाखी का मेला देखने आए हुए थे। जैसे ही ये खबर जनरल डायर को मिली कि लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रही है, तो उसने तुरंत एक्शन लिया और वो अपने 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले जलियांवाला बाग का मेन गेट बंद करवाया। वहां बैठे लोग अब चारों तरफ से घिर चुके थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा एग्जिट था ही नहीं। और अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के अपने सोल्जर्स को बेगुनाह लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया। और देखते ही देखते जलियांवाला बाग में चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। लोग चारों तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन उनके पास बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। ये सब देखकर जनरल डायर पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने सोल्जर्स को कंटिन्यूसली फायरिंग करने के लिए कहा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग जलियांवाला बाग में बने कुएं में कूदने लगे, लेकिन कुछ ही पल में ये कुआं भी लाशों से भर चुका था। और जो लोग उस कुआं में जिंदा बच गए थे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। जलियांवाला बाग में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी और मौत का यह खेल 10 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। डायर ने फायरिंग बंद करने का ऑर्डर जब दिया, तब उसे लगा कि अब अपने सोल्जर्स के पास काफी कम गोलियां बची है। इस टाइम पर टोटल 1650 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 1000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे, जबकि 2000 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। यहाँ तक कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी इस हत्याकांड में शामिल थी। डायर ने किसी पर रहम नहीं किया और सभी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इतना सब होते ही जनरल डायर बिना एक सेकंड गमाए अपने सोल्जर्स के साथ वहीं लौट गया जहां से वो आया था। यहाँ तक कि उसने पूरे शहर की वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी बंद कर दिया था। उसने लोगों की डेथ बॉडीज भी नहीं ले जाने दी। लेकिन एक लेडीज जिनका नाम रतन देवी था, वो छुपते छुपाते हुए जलियांवाला बाग पहुंची, जहां वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। रतन देवी का घर जलियांवाला बाग के काफी नजदीक था, इसलिए उन्होंने फायरिंग और चीख पुकार की आवाजें भी सुनी थी। वो रात के अंधेरे में लाशों के बीच अपने पति को ढूंढ रही थी। तभी उनकी नजर अपनी पति की लाश पर पड़ती है। उस रात ऐसे कितने ही लोग थे जिन्होंने अपनों को खोया था। ये भारत के लिए ब्लैक डे बन गया। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों के मरने का भी सही आंकड़ा नहीं दिया था। ब्रिटिशर्स कैसे भी करके इस हत्याकांड की खबर को दबाना चाहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने न्यूज़पेपर पर भी रोक लगाई, लेकिन भारतीय लोगों ने जैसे तैसे इस खबर को पूरे देश में फैलाया।
एक्चुअली इस हत्याकांड के बाद लोग डरे नहीं, बल्कि वो अपनी आजादी के लिए लड़ने लगे। इस टाइम पर लोगों के बीच अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अलग ही कॉन्फिडेंस था। पूरे भारत में लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे। यहाँ तक कि विदेशी मीडिया ने भी इस खबर को खूब फैलाया, जिससे दुनिया ब्रिटिश गवर्नमेंट पर उंगली उठाने लगी थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन होने लगे थे। अनफॉर्चुनेटली जनरल डायर को इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसकी वजह से कितने मासूम लोगों की जान गई है। और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 15 अप्रैल 1919 को पंजाब के गुंजरवाला में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसे कंट्रोल करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट का यूज करना पड़ा। इस प्रोटेस्ट में एक बार फिर 12 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई और 24 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। लोग ब्रिटिशर्स की नौकरी छोड़कर जाने लगे। दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े लीडर्स ने भी गवर्नमेंट को घेरना शुरू कर दिया था। इतना सब होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूरन 14 अक्टूबर 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए डिसऑर्डर कम्युनिटी का गठन करना पड़ा, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड विलियम हंटर कर रहे थे। हफ्तों तक चली इस जांच के बाद जनरल डायर को जब कमेटी के सामने पेश किया तो इतना घिनौना काम करने के बाद भी उसे बिल्कुल शर्म नहीं थी और वो अपने काम को सही करार दे रहा था। कमेटी ने भी रिपोर्ट्स में इतना ही कहा कि जनरल डायर ने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है, जिस वजह से कुछ लोगों की बेवजह जान गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे बिना किसी चार्ज या बिना किसी पेनल्टी के फ्री कर दिया था। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जनरल डायर को बचाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा ब्रिटिशर्स भी था जिसे इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जाता है, और ये ब्रिटिशर्स और कोई नहीं बल्कि माइकल ओडोयर था, जो शुरू से ही इस मैस्केयर को सही बता रहा था। उसका कहना था कि भारतीय लोग कभी खुद से शासन कर ही नहीं सकते और ब्रिटिश सरकार माइकल ओडोयर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी भी कुछ ऐसे भारतीय हैं जो इस हत्याकांड का बदला लेना चाह रहे थे और सरदार उधम सिंह ने कसम खाई थी कि वो डोयर को मारकर इस हत्याकांड का बदला लेंगे। इसीलिए वो साल 1934 में ब्रिटेन पहुंच गए, जहां उन्होंने हजारों लोगों के बीच जनरल ओडोयर को गोली मारकर इस हत्याकांड का बदला लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए द फैक्ट फैक्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें।